नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं। बीए थर्ड ईयर में काव्यांग विजन एवं भाषा साहित्य हिंदी साहित्य वाला आपका विषय है। इसमें लेक्चर नंबर 8 आज होने जा रहा है और आज हम बात करेंगे काव्य गुण एवं छंद विधान की। मैं उन सभी छात्रों से जिन्होंने कल जो कंटिन्यूअसली लेक्चर नहीं ले रहे हैं उनको विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि क्लास को आपने शुरू से देखा नहीं देखा वो ठीक है, लेकिन कल वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा ना तो आज का सेशन थोड़ा सा कम ही आपको समझ आएगा। तो कल वाला सेशन देखना बहुत जरूरी है ना। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं यही मानकर चल रहा हूँ सारे स्टूडेंट ये जो 15 लेक्चर वाली सीरीज मैंने स्टार्ट की है ये कंटिन्यूअसली देख रहे हैं आप लोग लेक्चर नंबर 1 से, और जो बाद में ज्वाइन करते जा रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा जाइएगा प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 1 से ही सारे लेक्चर आपको 1 बाय 1 सब मिल जाएंगे। उनको शुरू से देखना, एंड तक पूरे 15 लेक्चर अगर आपने इस सब्जेक्ट के देख लिए तो आपसे मतलब एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको पूरी ईमानदारी से 15 क्लासेस को फॉलो करना पड़ेगा। मात्र 15 क्लासेस बहुत ज्यादा नहीं है ना। चलिए, तो आज 8वीं क्लास हुई है, 15 क्लास अभी क्लासेस चल रही है। मैं सोचेगा कि प्लेलिस्ट में 15 क्लासेस सर कहाँ है ना। तो 8 क्लासेस आज के सेशन को मिलाकर 8 क्लास अभी आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। बाकी सब तो सब चलता रहेगा, मैं हर लेक्चर में आप लोगों को सब ऐड करता हूँ। हाँ, ये नोट्स वगैरह है, इनका सबके बारे में लास्ट में बताऊंगा। आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स है जो एग्जाम में आते ही आते क्वेश्चन है ना। तो ये फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट की नोट्स है, कंप्लीट नोट्स है, पीडीएफ नोट्स है, स्पेशल नोट्स है। बहुत अच्छा कंटेंट इसमें शामिल किया गया है, अधिकतम क्वेश्चन शामिल किए गए ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों के आप जो है प्रैक्टिस कर पाए, ताकि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। कैसे मिलेगी सेशन के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, फटाफट सेशन को कंटिन्यू करेंगे ना। तो ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस आपकी चल रही है। लेक्चर नंबर टॉपिक नंबर 8 है जिस पर आज हम क्लासेस लेंगे। क्लियर है ना। ये सारे लेक्चर इससे पहले के सब टॉपिक हो चुके हैं, एक लेक्चर में एक टॉपिक मैंने कवर किया है, ठीक है ना। चलिए टेबल ऑफ कंटेंट में बढ़ते हैं फटाफट। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब कि क्या क्या पढ़ने वाले आज के पूरे लेक्चर में। तो टॉपिक नंबर 1 में काव्य गुण देखेंगे, टॉपिक नंबर 2 में छंद विधान समझेंगे, टॉपिक नंबर 3 में क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है वो समझने वाले। काव्य गुण और छंद विधान दोनों में क्या संबंध है इसको समझेंगे। कंप्लीट हो गया आपका। अब टॉपिक नंबर 4 पॉइंट नंबर 4 में एग्जाम टिप दूंगा। ये टॉपिक अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे लिखना है। और पॉइंट नंबर 5 में मैं 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर देने वाला हूं, क्योंकि 5-5 करके जो है ना आखिर तक हमारे 75 क्वेश्चन हो जाएंगे और 5 या 10 क्वेश्चन टोटल आपके एग्जाम में आते हैं और इनमें से 100% आ जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए तो पॉइंट नंबर 1 से कहानी की करते हैं शुरुआत। चलिए लेकिन उससे पहले ये 2 क्वेश्चन है, या तो आप नोट डाउन कर ले या फिर संभाल करके अपने मोबाइल में रख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या है प्रश्न, ये आम क्वेश्चन नहीं है ना, साधारण क्वेश्चन नहीं है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के लिए मैक्सिमम बच्चों को जो है ना फरवरी के एंड तक वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों को मॉडल पेपर में देने वाला हूं मैं। इसलिए हर टॉपिक में आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए, कहीं से कहीं तक कोई कमी ना रहे, मैं यही चाहता हूं। पहला क्वेश्चन है काव्य गुण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है। दूसरा है दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आपको छंद दे दिए हैं, छंद दे दिए हैं कि छंद कौन कौन से हैं। तो कुल मिलाकर छंद किसे कहते हैं, ये छंदों के प्रकार बताइए। तो ये 2 क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में अधिकतम रूप से जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना उन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर 1 से कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे काव्य गुण। अब अगर मैंने क्यों बोला था स्टार्टिंग में ही कि अगर आपने कल वाला सेशन लिया होगा तो बहुत अच्छे से आज का समझ आएगा, क्योंकि काव्य गुण पर हम कल बहुत अच्छे से बात कर चुके थे। काव्य छंदों पर भी हम बात कर चुके थे, गुण क्या होते हैं, छंद क्या होते हैं। जैसे आपने रस अलंकार वगैरह पढ़ा है तो वो क्या थे, काव्य के गुण थे वो, है ना। तो उन गुणों पर हमने बहुत अच्छे से कल, है ना, काव्य के अंगों पर बहुत अच्छे से पूरे विस्तार से हमने चर्चा की थी। उसी में हमने गुण देखे थे, राइट, समझ आ रहा ना। तो गुण भी क्या है, गुण भी तो काव्य के तत्व है, अंग है, ठीक है। तो उसके एक अंग गुण पर आज हम पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। काव्य गुण क्या होते हैं तो ध्यान से सुनते चलिएगा, कहानी अपने आप दिमाग में क्लियर हो जाएगी। आपको नोट डाउन मत करना है ना, आप कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ सुनना है, क्योंकि नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये पूरी क्लास नोट्स तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हर क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। ये नोट्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों को आज से पिछले 6 सालों से देते आ रहा हूं मैं, है ना। तो इसकी नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके मोबाइल में रख लीजिएगा। उसके बाद आप जितने पूरे इम्तिहान से जो है नोट्स बनाएंगे, जैसे नोट्स बनाना बनाइए, पर मैं तो कहूंगा नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये किसी नोट्स से कम नहीं है, अपने आप में एक नोट्स है, क्लास नोट्स ही, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप मुझसे ज्यादा प्रभावशाली नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी लेक्चर खत्म होने के बाद में, ठीक है।
क्योंकि मैं बहुत सोच समझ करके एक एक कंटेंट पर बारीकी से ध्यान देकर के मैं नोट्स रेडी करके लाता हूं, और जिस स्टाइल में मैं यहाँ पर आपको नोट्स देता हूं ना, उसी स्टाइल में आपको एग्जाम में आंसर लिखना है, ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या है दरअसल अभी ये काव्य गुण होता क्या है, काव्य गुण क्या है? तो देखिए दोस्तों, काव्य गुण जो है एक विशेषता है। एक सेकंड यार, एक सेकंड, बच्चे का एक नोट्स लिया है बच्चे ने, तो उसको एक रिप्लाई कर देता हूं मैं, 1 मिनट रुकिए। ओके चलिए, सॉरी फ्रेंड्स, आपको रुकना पड़ा, उसके लिए माफी चाहूंगा। दरअसल क्या होता है ना, बीए वाले बच्चे, कुछ फर्स्ट ईयर वाले बच्चे होते हैं, नोट्स के लिए पेमेंट डलवा देते हैं, तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, तो उनको तुरंत रिप्लाई करना बहुत जरूरी होता है ना। अब आप थर्ड ईयर में समझ सकते हैं इस बात को। चलिए, दरअसल दोस्तों काव्य गुण जो है ना, काव्य गुण एक विशेषता है। क्या विशेषता है? एक ऐसी विशेषता है जो कविता को क्या करती है, सुंदर, प्रभावशाली और पाठक को आनंद देने वाली बनाती है। अब यहाँ पर जो है ना, देखा जाए तो बहुत कुछ ज्यादा नया कुछ नहीं है, ज्यादा नया कुछ नहीं है। जब हम रस की बात करते हैं तो रस क्या करता है? रस भी तो काव्य को सुंदर बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। छंद भी यही करते हैं, अलंकार भी यही करते हैं, है ना। तो जो काव्य के जो गुण हैं, वो गुण भी यही कर रहे हैं कि जो हमारा काव्य है, काव्य को सुंदर बना रहे हैं, प्रभावशाली बना रहे हैं, ताकि पाठक जब उसको पढ़े तो उसे आनंद मिले, है ना, उसको बोरियत फील ना हो, उसे अच्छा लगे काव्य को पढ़कर। तो भारतीय काव्य शास्त्र में जो मुख्य रूप से जो काव्य के गुण हैं, उन्हें हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, 3 कैटेगरी में। अब याद रखिएगा, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, दिमाग में बिठा लीजिएगा। 3 प्रकार होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण। प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण, है ना। जैसे सबसे पहले हम लेंगे इसमें ओज गुण को, फिर प्रसाद गुण को और माधुर्य गुण को। ये 3 गुण आपके सामने हैं, किसके? काव्य गुण। इन्हीं को काव्य गुण बोलते हैं, और ये 3 प्रकार के ही होते हैं। अब यहां पर ये आपको दिमाग में बिठा कर रखना है कि जो ओज गुण होता है, इससे क्या होता है काव्य में, प्रसाद गुण होता है, इससे क्या होता है, माधुर्य गुण होता है, इससे क्या होता है। ये कहानी अगर आप समझ गए ना, तो आगे का टॉपिक अपने आप समझ आने लग जाएगा आप लोगों को। देखिए दोस्तों, काव्य में कि काव्य के 3 गुण होते हैं, विशेष रूप से 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। ध्यान सुनिएगा, जो ओज गुण होता है आपका, ओज गुण, ये काव्य को ऊर्जा देता है, काव्य में ऊर्जा भर देता है, शक्ति भर देता है। कैसे भरेगा, ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल समझिए, जो ओज गुण होता है काव्य का, वो काव्य में शक्ति या ऊर्जा को भर देता है। उसी तरह से जो प्रसाद गुण होता है, ये प्रसाद गुण काव्य में सौम्यता डालता है, मतलब स्पष्टता यानी कि सरलता डाल देता है, ताकि काव्य एकदम सरल हो जाए, आसान हो जाए, पढ़ते ही, है ना, फट से समझ आने लगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जो काव्य की खासियत क्या है, जो भी हम हिंदी में काव्य पढ़ते हैं, कविताओं को पढ़ते हैं, तो कविताएं जो से पढ़ते हैं फट से समझ आती चली जाती है, तो हमारी जो रुचि होती है वो बनी रहती है उसमें, है ना। अब इकोनॉमी या पॉलिटी या जो अन्य थोड़े टफ सब्जेक्ट होते हैं, जिनकी लैंग्वेज काफी टफ होती है, उनको हम पढ़ते हैं, एक बार में समझ नहीं आता फर्स्ट रीडिंग में, तो दोबारा पढ़ना पड़ता है समझने के लिए। लेकिन हिंदी में जो कविताएं, जो काव्य हैं हमारे, उसमें ऐसा नहीं है। उसे एक बार पढ़ोगे तो आप उसमें बंध जाओगे, घुस जाओगे उसके अंदर, है ना, उसके आप में एक लय बन जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो प्रसाद गुण होता है, ये काव्य को सरलता प्रदान करता है, सरलता, अधिक से अधिक उसको सरल बना देता है। और एक गुण होता है आपका माधुर्य गुण। ये माधुर्य गुण का काम क्या है? ये काव्य में सुंदरता डालने का काम करता है या सौंदर्य या सुंदरता डालने का कार्य करता है माधुर्य गुण। तो ये 3 गुण आप विशेष रूप से दिमाग में बिठा लीजिएगा। काव्य के कितने गुण होते हैं? अच्छा, गुण होते ही क्या है? गुण काव्य की एक विशेषता है। काव्य में गुण डाल देने से, गुण नहीं गुण, है ना, गुण डाल देने से कविता की सुंदरता बढ़ जाती है, उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है, जिससे जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें आनंद मिलता है। और ऐसे जो गुण है होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ओज गुण, जिससे शक्ति मिलती है काव्य को, प्रसाद गुण, जिससे काव्य को सरलता मिलती है, और माधुर्य गुण, जिससे काव्य को सुंदरता मिलती है। दैट्स ऑल।
ये तीन विशेषताओं को आपको याद रखना, तीन गुणों को याद रखना है ना। चलिए अब इन तीनों गुणों को एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा स्पीड से, लेकिन समझते हुए आगे बढ़ेंगे। डोंट वरी, इतनी स्पीड भी नहीं पकड़ेंगे, है ना, एक्सप्रेस वे की तरह कि कुछ समझना है और ऊपर से निकल जाए हम आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। डोंट वरी, सब कुछ समझ के आगे बढ़ेंगे। देखिए ओज गुण जो होता है काव्य का, ओज गुण जैसा मैंने आपको बताया ये शक्ति या ऊर्जा काव्य को प्रदान करता है। ओज का अर्थ ही होता है कविता में शक्ति, प्रभाव या दृढ़ता देना। तो ओज का अर्थ क्या है? ओज का अर्थ है शक्ति, प्रभाव या दृढ़ता। अब ध्यान सुनिएगा, अब ये जो ओज शब्द है ये हमें बिल्कुल नया शब्द लग रहा है क्योंकि हमने इसे पहले कभी पढ़ा नहीं। अगर हमने हिंदी काव्य को नहीं पढ़ा तो संभवतः हमने ओज शब्द संभवतः नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है नहीं बोला मैंने, नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ऐसे शब्द कभी कभार सामने आते हैं और हम इनको इग्नोर कर देते क्योंकि समझ नहीं आते। लेकिन ओज शब्द के वास्तविक अर्थ पर जब हम जाते हैं तो उसका अर्थ ही होता है शक्ति, प्रभाव या दृढ़ता। ये काव्य को ताकत देता है या ये काव्य की ताकत होता है जिससे पाठक उस कविता के भाव और विचार से प्रभावित हो जाता है। कैसे प्रदान करता है? ऐसे कौन सी कविताएं होती है जिसमें ताकत होती है या ताकत वाले भाव होते हैं? तो एग्जैक्टली होती है। आप कभी भगत सिंह पर लिखी हुई कविता को पढ़िए, आप कभी राष्ट्रभक्ति पर लिखी हुई कविता को पढ़िए, आपका खून उबलने लगेगा। होता है ना? क्यों? क्योंकि उन कविताओं में ओज प्रधान गुण मौजूद होता है ना। तो ओज युक्त जो कविताएं होती है, ओज युक्त जो कविताएं होती है उनमें शब्द, भाव और ध्वनि का संयोजन इतना मजबूत होता है कि वो सीधे पाठक के मन पर असर डालती है ना। उदाहरण के लिए जब वीर रस की कविताओं को हम पढ़ते हैं, वीर रस मतलब जिस कविता को पढ़ने से वीर रस की प्राप्ति हो, है ना। जैसे मैंने भी कहा ना, भगत सिंह पर लिखी हुई कविता अगर आप पढ़ेंगे तो संभवतः उसके अंदर वीर रस होना अति आवश्यक है, नहीं तो वो कविता नीरस हो जाएगी, है ना। तो उसके सौंदर्य और उत्साह की शक्ति ओज के रूप में दिखाई देती है। बात समझे आप लोगों को? तो इसी प्रकार से एक अन्य गुण जो होता है वो होता है प्रसाद गुण, जो काव्य को क्या देता है? सौम्यता या सरलता देता है। तो प्रसाद का अर्थ होता है कविता का सरल, स्पष्ट और सहज होना। कविता सरल होगी, स्पष्ट होगी और सहज होगी जब उसमें प्रसाद गुण होगा। तो ऐसी कविता पढ़ने में कठिनाई ना हो और विचार आसानी से समझ में आ जाए। प्रसाद काव्य में भाषा का सरल और सुगम होना बहुत जरूरी है। चाहे कोई सी भी कविता हो, कविता का सरल होना और सुगम होना बहुत जरूरी होता है ना। नहीं तो कोई पाठक कविता को नहीं पढ़ेगा। ये काव्य को मनमोहक और पाठक के लिए सुखद बना देती है। उदाहरण ले लीजिए, जैसे भक्ति और श्रृंगार रस की जो कविताएं होती है, भक्ति और श्रृंगार, कुछ धार्मिक कविताएं, धार्मिक काव्य जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है उसमें अक्सर प्रसाद पूर्ण जो प्रसाद गुण होता है ये मौजूद होता है ना, जो सीधे पाठक के हृदय को छू लेती है ना। तो काव्य में जो भी हम कविताएं पढ़ते हैं, कविताएं भी अलग अलग कैटेगरी की होती है। वीर रस वाली अलग होगी तो भक्ति रस वाली अलग होगी। वीर रस वाली होगी तो उसमें ओज गुण प्राप्त होगा, मौजूद होगा। और जब भक्ति रस वाली होगी या श्रृंगार रस वाली होगी तो उसमें प्रसाद गुण मौजूद होगा, है ना। इसी प्रकार से जो अन्य तीसरा गुण है काव्य का वो है माधुर्य गुण, जो काव्य को सौंदर्यता प्रदान करता है या सुंदरता प्रदान करता है। माधुर्य का अर्थ ही क्या होता है? मधुरता या सुंदरता होता है ना। चलिए पेन ले लेते हैं। माधुर्य का अर्थ ही होता है मधुरता या सुंदरता, है ना। इसमें शब्दों की क्या होता है? इसमें शब्दों की लय, ध्वनि और भाव, इन तीनों का मेल हो जाता है। माधुर्य गुण जब काव्य में डाल दिया जाता है तो उस कविता की जो लय होती है, वो जो ध्वनि होती है और जो उस कविता के भाव होते हैं, ये तीनों आपस में मिलकर के पाठक के मन पर अटैक करते हैं। कविता मन में मिठास घोल देती है। माधुर्य कविता को भावनात्मक और सौंदर्यपूर्ण बना देती है। तो जो माधुर्य गुण होता है ये कविता को भावनात्मक बना देता है ताकि व्यक्ति जब उसको पढ़ रहा हो तो उस भाव में डूब जाए, है ना। उदाहरण के लिए जब प्रेम रस या श्रृंगार रस की जो कविताएं होती है उसमें माधुर्य गुण मुख्य रूप से उपलब्ध होता है, पाया जाता है। तो ये तीन गुण होते हैं। इन तीनों गुणों को मैंने एकदम आसान करके समझाया दोस्तों, है ना। चाहे आप चाहे ना तो किसी हिंदी साहित्य क्लास में चले जाइएगा, वहां जब आप पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा ही लगेगा। पर चूंकि मैं ये सोच के आता हूं कि चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, टॉपिक कोई सा भी हो, पढ़ाया ऐसे जाना चाहिए कि वो आपको समझ आए, है ना। समझ नहीं आएगा तो मतलब क्या पढ़ाने का? यहाँ पर मैं आता हूँ पीपीटी वगैरह बनाना,
डिजाइन निकालना, सब कुछ कंटेंट निकाल करके लेकर आना और फिर आपके सामने आकर खड़ा होना और ये बकबक करना, इसका मतलब क्या निकलेगा? अगर आपको समझ ही नहीं आया तो समझ आना चाहिए, पहली प्राथमिकता तो यही है। और इसीलिए मैं आपसे हर बार कहता हूँ, लाइक सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन कमेंट करके ये जरूर बता देना कि अगर आपको कोई दुविधा है सेशन में तो वो जरूर बता दीजिएगा, है ना, कि सर समझ नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, या और आसान करके बताइए तो मैं और आसानी से आपको सेशन प्रोवाइड करने लगूंगा, है ना। क्योंकि आपको अब याद देखिए, थर्ड ईयर में आ चुके हो, आपको ये तो समझ आता है कि किसी भी चीज को जब हम इतना आसान, जितना आसान करेंगे ना, वो उसका जो प्रोफेशन होता है ना वो खो देता है। अब इसकी टॉपिक की या इस साहित्य की जो प्रोफेशनलिटी है वो कब तक बनी रहेगी? जब तक हम उसके लेवल को क्रॉस ना करें। और मान लो उसकी लेवल को क्रॉस करके हमने उसको बहुत ज्यादा आसान बना दिया तो आपके थर्ड ईयर के हिसाब से आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मैं यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखता हूं, पढ़ाते वक्त भी और ये नोट्स बनाकर लाते वक्त भी, कि ये इसमें जो दृढ़ता है, जो कठिन है, जो आपको समझ नहीं आता है ना, वो भी ना रहे, और इतना ज्यादा सरल भी ना हो जाए कि आपको नंबर ही ना मिले। तो दोनों के बीच का रास्ता निकाल करके मैं यहां पर लाने का प्रयास करता हूं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसको थोड़ा संक्षेप में, अगर मैं कहूं तीनों गुणों को संक्षेप में आप कैसे याद रखेंगे, तो तीनों गुणों को संक्षेप में याद रखने का बहुत बेहतर तरीका यह है कि ओज से कविता में शक्ति आती है, तो प्रसाद गुण से सरलता और स्पष्टता आती है, और वही माधुर्य गुण से क्या होता है? सुंदरता और रसपूर्णता आती है काव्य में। ये तीनों बातें आप लोग एक साथ याद रखिएगा। किसी भी अगर अच्छा काव्य हम लिखना चाहते हैं, अगर अच्छा काव्य है तो उसमें जरूरी है कि तीनों गुण संतुलित रूप से हो। तीनों गुण, ओज, प्रसाद और माधुर्य। क्लियर है? चलिए, तो ये बात हुई हमारी काव्य गुणों पर। अब बात करेंगे छंद विधान पर। ये छंद विधान क्या है, तो इसको भी बिल्कुल बेसिक तरीके से समझने की पहले कोशिश करेंगे, उसके बाद उसके टाइप में अंदर प्रवेश करेंगे। देखिए दोस्तों, छंद विधान जो है ना, ये काव्य का नियम है। क्या है? काव्य का नियम है। इस नियम के अनुसार कविता में शब्द, मात्रा और ध्वनि का संगठन होता है। इस नियम के अनुसार, जैसे गुण क्या थे? काव्य की विशेषता थी, लेकिन छंद विधान जो है ना, ये नियम है काव्य का। और इस नियम के अनुसार क्या होगा? कोई भी कविता आप लिखोगे तो उस कविता में उस नियम के अनुसार शब्द आएंगे, उस नियम के अनुसार ही मात्राएं लगेगी, और उस नियम के अनुसार ही ध्वनि का संगठन होगा, यह ध्वनि निकलेगी, है ना। तो शब्द, मात्रा और ध्वनि, इन तीनों का संगठन नियम अनुसार होता है। ऐसा नहीं कि बस लेखक जो है लिखने बैठा और कुछ भी अपने मन से लिखे जा रहा है, ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ नियमों को फॉलो करना होता है, लेखक ऐसे नहीं बन जाता, है ना। तो छंद कवि के लिए एक रूपरेखा का काम करता है। उस रूपरेखा के अंदर ही एक कवि छंद की रचना करता है, वो कविता में लय, ताल और सौंदर्य इसी से प्राप्त करता है, नियमों के आधार पर ही प्राप्त करता है। तो भारतीय साहित्य में कई प्रकार के छंद प्रचलित हैं। भारतीय साहित्य में जब छंद आप पढ़ोगे ना तो कई सारे छंद मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम मुख्य छंदों की बात करें, प्रमुख छंदों की बात करें, तो उसका विवरण मैं यहां पर लेकर के आया हूं। जैसे ये 3 छंद आपको मात्र पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। कौन कौन से छंद? दोहा छंद, सवैया छंद और कुछ अन्य छंद हम देखने वाले हैं, है ना। तो 2-3 इसमें मैं अलग से बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन मुख्य रूप से दोहा और सवैया आपको अच्छे से पढ़ना है। ये छंद विधान है, कुछ नियम है काव्य की रचना करने के, और इन नियमों को ध्यान में रख करके ही एक लेखक या एक कवि काव्य की रचना करता है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोहा छंद पर। ये दोहा क्या है? देखिए दोस्त, अब दोहा क्या है ये तो आपने देख लिया ना, ये काव्य का एक नियम है, लेकिन इसके नियम क्या है वो देखना जरूरी है। तो ये ही आपको याद रखना है। एग्जाम में जब आप इतनी बारीकी से अंदर के आइटम को लिख कर आओगे ना, तो एग्जाम में कॉपी चेक करने वाला ना इतना प्रभावित होगा कि क्या बात है यार, इस व्यक्ति को यह भी पता है कि दोहा एक छंद है, और छंद में क्या कितनी पंक्तियां होती है, और पंक्ति में जो है एक पंक्ति में कितने अक्षर, कितनी मात्राएं होती है। जब बारीकी से इतना नॉलेज दोगे ना, उसको दीवाना हो जाएगा आपकी कॉपी का, है ना। मजा आ जाएगा, नंबर जो वो देगा ना बहुत खुश होकर नंबर देगा। देखिए दोस्तों, इसके नियम जरा जान लीजिए आप। जो दोहा छंद होता है ये 2 पंक्तियों का छंद होता है सबसे मेन। तो दोहा छंद में कितनी पंक्तियां होती है? जब भी आप कोई भी काव्य को पढ़ोगे ना, चाहे वो धार्मिक काव्य हो या सामाजिक काव्य हो या कोई भी अन्य काव्य, याद रखिएगा जब उसमें 2 पंक्ति का अगर कोई छंद आता है पढ़ने में, तो समझ जाइएगा वो दोहा छंद है, 2 पंक्ति वाला, है ना। तो उसमें दोहा छंद में 2 पंक्तियां आती है सबसे प्रथम बात तो, और हर एक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती है, ये भी फिक्स है। हर एक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती है। कुल मिलाकर के एक दोहा छंद में 48 यानी 48 मात्राएं होती है।
बात समझ आ रही ना? ये बात याद रखिएगा आप लोग। उस सरल और लोकप्रिय छंद होने के कारण यह लोक और धर्म ग्रंथों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो बात याद रखिएगा, जो दोहा छंद होता है ये 2 पंक्ति का होता है, 24-24 मात्राएं प्रत्येक पंक्ति में होती है और ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। और इसी कारण से जो लोक कविताएं होती है, लोक काव्य होते हैं, या जो धर्म ग्रंथ होते हैं, जैसे रामायण पढ़िए, आप महाभारत को पढ़िए, गीता को पढ़िए, तो इनमें आपको दोहा छंद सर्वाधिक देखने को आपको मिलेगा। दोहा छंद, 2-2 लाइन वाले छंद, है ना। उदाहरण के लिए रूप में देख सकते हैं आप, कबीर के द्वारा लिखित काव्य में और तुलसीदास के द्वारा लिखित काव्य में आप जो है आसानी से दोहा छंद को देख सकते हैं। क्या दोहा छंद समझ आया आप लोगों को? उसी प्रकार से अब है आपका सवैया छंद। अब सवैया छंद की क्या विशेषता है भाई, इसके क्या नियम है? तो सवैया में जो कविता होती है 4 या 5 पंक्ति की होती है, 4 या 5 पंक्ति की होती है। सवैया छंद में कविता 4 या 5 पंक्ति की होती है, याद रखिएगा। इसका उपयोग मुख्यतः शाही और भक्ति काव्यों में होता है, शाही काव्यों में या भक्ति काव्यों में होता है। और सवैया में शब्दों की ले और लंबाई विशेष महत्व रखती है। इसमें शब्दों की जो लंबाई होती है ना, वो थोड़े ज्यादा लंबे शब्द इसके पाए जाते हैं। दोहा में एक अक्षर का भी शब्द होगा, 2 का भी हो सकता है, लेकिन जो सवैया छंद होते हैं इसमें जो शब्द होते हैं वो लंबे होते हैं। 3 या 3 से ज्यादा शब्दों का एक अक्षरों का एक शब्द होता है इसमें, इसीलिए शब्दों की ले और जो शब्दों की लंबाई है ये बहुत महत्व रखती है सवैया छंद में। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा में हमने देखा था कुछ अन्य छंद, जैसे एक चौपाई छंद को देख लीजिए। जब आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो चौपाइयां आपको बहुत सारी पढ़ने को मिलती है ना। चौपाई छंद, तो ये चौपाई छंद जो होते हैं 4 पंक्तियों वाला छंद होता है। रामचरितमानस में बहुत ज्यादा ये प्रचलित है, प्रसिद्ध है। रामचरितमानस जब पढ़ते हैं आप तो चौपाई, दोहा चौपाई ये सबसे ज्यादा चलता है इसमें ना, तो चौपाई बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, हर एक अध्याय में देखने को आपको मिलेगी। तो 4 पंक्तियों वाला ये छंद होता है। और इसके अलावा कव्वाली या गीतों में जो छंद प्रयुक्त होते हैं, जैसे गीत छंद, है ना, या पद छंद आदि आदि, तो इनको भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपने दोहा, सवैया और कौन सी, चौपाई छंद, कव्वाली और गीत छंद, इनको भी आप लोग अपने इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद में अब जरा बात कर लेते हैं इसके छंद के महत्व की, कि इसका महत्व क्या है। छंद हमने देखा, लेकिन छंद का महत्व क्या है? तो छंद विधान का जो महत्व है वो कुछ इस प्रकार है कि ये कविता को लयबद्ध और मधुर बना देता है। छंद होने से क्या है, कोई भी जो काव्य होता है ना वो गीतात्मक बन जाता, संगीतात्मक बन जाता है। उसे हम पढ़ नहीं बल्कि गा करके पढ़ सकते हैं, गाते हुए पढ़ सकते हैं। जब किसी काव्य को आप गाते हुए पढ़ेंगे ना तो उसमें एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। पाठक उससे जुड़ सा जाता है, उसमें डूब सा जाता है ना। तो ये लयबद्ध बन जाता है। लयबद्ध का मतलब यही है कि शब्दों को संगीतात्मक बना देना, और ऐसे वैसे भी नहीं, बल्कि अब कभी कबीर की, है ना, दोहों को पढ़िएगा आप लोग तो पूरा लयबद्ध है, बच्चों को याद हो जाते हैं वो उसके दोहे। उसी प्रकार से ये काव्य अंगों जैसे माधुर्य और ओज को और अधिक प्रभावी बना देता है। तो जब छंद काव्य में जुड़ते हैं तो छंद काव्य में जुड़ जाने से जो काव्य के गुण हैं उनको भी ज्यादा प्रभावशाली बना देते हैं। और छंद के नियमों का पालन करने से कविता जो है पाठक के मन में स्थायी प्रभाव छोड़ती है। ये इसके मुख्य गुण है, महत्व है। तो इन 3 लाइन के महत्व को आप लोग याद रखिए। ठीक है। चलिए अब जरा बात करते हैं इनके आपसी संबंध की, इनमें आपस में क्या संबंध पाया जाता है, क्या संबंध है इसमें आपस में, दोनों में, गुणों में और छंद विधान में। देखिए दोस्तों, दरअसल काव्य गुण और छंद आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये आपने यहाँ पर सीख लिया है, यहाँ पर सीखा आपने। क्या करता है भाई, छंद काव्य को एनर्जी दे रहा है ना, प्रभावित बना रहा है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। छंद कविता की बाहरी संरचना है। छंद जो है कविता की बाहरी संरचना है जो माधुर्य और ओज को व्यक्त करने में मदद करता है। याद रखिएगा, छंद काव्य की बाहरी संरचना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो काव्य गुण है ये काव्य की आंतरिक संरचना है। आंतरिक संरचना है क्योंकि काव्य गुण जो है काव्य को अंदर से सुंदर बनाता है, प्रभावशाली बनाएगा, वो सरल बनाएगा, है ना। तो जब काव्य गुण का हम प्रयोग करते हैं काव्य में तो उससे अंदर की सुंदरता उससे निकलती है, वो सरल बनेगा, प्रभावशाली बनेगा। लेकिन जब छंद जोड़ते हैं तो छंद चूंकि एक नियम है,
तो वो नियम शब्दों में नजर आएगा। काव्य गुण नजर नहीं आता है, महसूस होता है, लेकिन छंद जो है वो नजर आता है, इसलिए वो काव्य की बाहरी संरचना है। समझ आ रहा है ना? तो अच्छे काव्य में छंद और काव्य गुण दोनों को संतुलित होना, दोनों का संतुलित होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि छंद छंद नजर आ रहा है, गुण नहीं नजर आ रहा है, या गुण ही गुण दिख रहे हैं आपको, छंद नजर नहीं आ रहा, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, है ना? तो तभी कविता प्रभावशाली और स्मरणीय बन पाती है। दोनों के आपसी संबंध पर कुछ लाइनें, ठीक है। चलिए, इसी के साथ में आपका सेशन होता है कंप्लीट। और अब हम बात कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रारंभ में दिए थे इस टॉपिक के, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उनकी आंसर राइटिंग कैसे करना है। वैसे तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको क्लास नोट्स बना करके दी है, बिल्कुल उसी स्टाइल में आपको आंसर लिखना है। लेकिन बाई चांस अगर आप भूल जाओ तो हर लेक्चर में एग्जाम टिप में इसीलिए देता हूं, हर टॉपिक के आधार पर, ताकि आप लोगों के दिमाग में यहां पर पूरी तरह से स्थायी रूप से, है ना, बैठ जाए दिमाग में कि आपको आंसर राइटिंग टोटली कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले काव्य गुण जो मैंने दिए हैं, अगर ये टॉपिक आता है एग्जाम में, तो जो काव्य गुण दिए हैं जैसे ओज, प्रसाद और माधुर्य, है ना, इनको आप पूरी तरह से परिभाषित करेंगे, स्पष्ट करेंगे व्याख्या के रूप में। ठीक है, जो यहां पर मैं लिखकर नहीं लाया हूं, एक पॉइंट में यहां पर और ऐड कर रहा हूं, एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे? व्याख्या। व्याख्या लिख करके उत्तर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, उत्तर की शुरुआत में क्या करेंगे आप? कुछ जो आपने 3 गुण यहां पर देखे, ओज गुण, अब आपकी जगह काव्य गुण, ओज, प्रसाद, माधुर्य गुण, संक्षेप में 2 लाइन में इनको यहां पर लिख देंगे। और उसके बाद में 2 लाइन में आपको जो प्रमुख छंद है उनको लिखना है। 2 प्रमुख छंदों, जो 2-3 छंद बताए मैंने आपको, दोहा, सवैया, चौपाई आदि, इन छंदों को आप लोग यहां पर लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 2 में आप काव्य गुण डालेंगे। पॉइंट नंबर 2 में काव्य गुण डालेंगे। काव्य गुण में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ओज, प्रसाद, माधुर्य, बिल्कुल इसी प्रकार से करना है, उदाहरण दे करके, है ना, उदाहरण दे करके। फिर पॉइंट नंबर 3 में आपको लिखना है छंद, छंद विधान। छंद विधान को समझाएंगे, है ना, प्रत्येक छंद विधान को जैसा मैंने यहाँ पर स्लाइड में दिया है, प्रत्येक उदाहरण के साथ में उसी प्रकार से आपको देना है। और फिर अंत में पॉइंट नंबर 4 में आप दोनों के बीच में संबंध क्या है, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये बता देंगे आप लोग। क्लियर है? चलिए, है ना, इसी के साथ में जो है आप चाहे तो निष्कर्ष दे सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है निष्कर्ष की इस टॉपिक में। इसी के साथ में आप आंसर की जो है समाप्ति कर देंगे। ठीक है ना? तो उत्तर को पॉइंट में और आसान भाषा में लिखेंगे, ताकि परीक्षक पर पढ़ने में उसको सरलता भी आए और प्रभावित भी हो आप लोगों से। उदाहरण देने से क्या होता है ना, प्रभावशीलता बढ़ जाती है आपके आंसर की, उदाहरण देने से। ठीक है, तो आप कितने पानी में हो ये भी पता चल जाता है सामने वाले को। उदाहरण देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी इस टॉपिक को लिखने की। चलिए, जो 5 क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको, 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है काव्य गुणों में ओज का क्या अर्थ है? काव्य गुणों में ओज का क्या अर्थ है? पढ़ा था आप लोगों ने, है ना? तो आंसर दीजिए डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में फटाफट कमेंट कीजिए। जब तक क्लास लाइव चल रही है, लाइव कमेंट करने का प्रयास किया करें आप लोग। और जो बाद में क्लास देखते हैं उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जो लाइव देख रहे हैं उनको तो करना चाहिए ना, है ना? तो काव्य में, काव्य गुण है उसमें ओज गुण का क्या मतलब है? कविता की मधुरता बढ़ाता है ओज गुण, या शक्ति और प्रभाव बढ़ाता है? क्या बढ़ाता है? शक्ति और प्रभाव, सही है ना? तो ओज गुण शक्ति या प्रभाव काव्य में बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए, तो उसी प्रकार से जो प्रसाद गुण होता है वो क्या करता है? सरलता और स्पष्टता बढ़ाता है काव्य की। और जो माधुर्य गुण होता है वो मधुरता और सुंदरता बढ़ाता है ना? कविता का लंबा छंद तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है ना? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, क्या हुआ भाई? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य गुण कविता में सरलता और स्पष्टता प्रदान करता है? सरलता और स्पष्टता, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी, देखिए यहाँ पर सरलता और स्पष्टता, कौन सा? प्रसाद गुण, है ना? ये रहा ऑप्शन सी में प्रसाद गुण। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोहा छंद की विशेषता कौन सी है? दोहा छंद की विशेषता, दोहा छंद में पता है आपको 2 लाइन में, है ना, और प्रत्येक लाइन में 24 मात्राएं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में ऐसा कुछ नजर आ रहा है। आज विंडो ओपन है और हल्की सी स्मेल आ रही है यार बाहर से, वो मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। 2-3 मिनट अगर और रुक गया ना तो सांसें तेज हो जाएगी, जल्दी से निकलना पड़ेगा। कुछ प्लास्टिक से जलने जैसी स्मेल आ रही है, पता नहीं, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इससे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देख लीजिएगा यार, पढ़ लीजिएगा आप लोग।
4 और ये 5 क्वेश्चन पूरे आपके। नोट्स डाउनलोड कर लेना, वहां से पढ़ लेना आप लोग, है ना। चलिए, तो कल क्या डिस्कस करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने देखा है कि यूनिट 1 और 2 अब पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 3 पर कल से हम मूव करने वाले हैं। यूनिट 3 के टॉपिक वो टॉपिक नंबर 9 पर ही जनपदी एवं लोक साहित्य परिचय पर हम कल बात करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, हाँ आज क्लास लेट है लेकिन कल से टाइम पर होगी, आपको 7 बजे क्लास मिल जाया करेगी, ठीक है। ये नोट्स है, इसके लिए आपको आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स है। इसके लिए 99 का सब्सक्रिप्शन लेना होता है दोस्तों, एक नोट्स के लिए। और अगर आप ऑल सब्जेक्ट की नोट्स चाहते हैं तो 249 का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ लेना होता है। और उसी प्रकार से अगर आपको फाउंडेशन की चारों सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए तो उसके लिए 149 का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। चलिए, क्लास को करते हैं यहीं पर एंड। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। हाँ, मॉर्निंग में क्लासेस आपके 7 बजे चालू है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। जिनको नहीं पता वो थोड़ा सा शेयर कर दिया करें क्लासेस को, ताकि सबको पता चल जाए। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए करें, है ना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें, ज्यादा बेहतर रहेगा, चैनल के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कुल मिलाकर, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।